देखिए, पहले हम बात करेंगे अनुमान की संरचना और प्रकार। तो सबसे पहले जानते हैं कि जिस चीज़ के बारे में हम प्रकार या संरचना जानते हैं उस वर्ड का मीनिंग है क्या। सबसे पहले अनुमान की बात करेंगे। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में ही कहा था कि अनुमान होता क्या है, एक अंदाज़ा होता है किसी चीज़ के बारे में जब हम किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, अनुमान के तौर पर मैं आपको ये मान के चलता हूँ। देखिए, जैसे वही कॉमन एग्जांपल आपको मैं दूंगा। जैसे मान के चलिए कि आपने आकाश की तरफ देखा, तो उसकी तरफ देखने पे आपको पता चला कि उसका रंग काला है, यानी कि आपको पता चला कि मौसम ख़राब है। आपने ये अनुमान लगा लिया कि बारिश होने वाली है। अगर बारिश हो गई तो आपका अनुमान बिल्कुल सही हो जाएगा, अगर बारिश ना हुई तो आपका अनुमान हो जाएगा गलत। ठीक है फ्रेंड्स, तो अनुमान एक वो सत्य होता है जो जो कभी, देखिए, अनुमान एक वो चीज़ होती है जो सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, एक ज्ञान के बाद और उसके कारण उत्पन्न होने वाला दूसरा ज्ञान अनुमान है। यानी कि जब हम एक ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद जो उस ज्ञान के बाद जो एक कारण निकलता है, तो उसका जो दूसरा ज्ञान है वो अनुमान होता है। अनुमान में जिस वस्तु को सिद्ध करना है उसे साध्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए फ्रेंड्स, अनुमान में तीन चीज़ें हैं, साध्य, हेतु और पक्ष। ठीक है, अनुमान में तीन चीज़ें कॉमन है, साध्य, हेतु और पक्ष। अब देखिए, साध्य है क्या? अनुमान में जिस वस्तु को सिद्ध करना है, यानी कि जिस वस्तु को हमें सिद्ध करना है उसे कहते हैं साध्य। जिसके द्वारा सिद्ध करना है उसे बोलते हैं हेतु। और जिसमें सिद्ध करना है, यानी कि जिसमें सिद्ध करना है उसे बोलते हैं पक्ष। तो सिंपल सी बात है कि अनुमान के संरचना में कितनी तरह के हैं ये। देखिए, इसमें तीन होते हैं अनुमान। इस अनुमान में तीन चीज़ें होती हैं, साध्य, हेतु और पक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, तो अनुमान का प्राण व्याप्ति है। यानी कि जो अनुमान का प्राण, यानी कि जो व्याप्ति है, वो क्या चीज़ है जिसके आधार पर हम अनुमान को लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जब हम अनुमान लगाते हैं उसमें एक चीज़ कॉमन होती है, एक चीज़ हमेशा कार्य करेगी, वो होता है व्याप्ति। व्याप्ति क्या चीज़ है? अब देखिए, व्याप्ति क्या चीज़ है आगे स्लाइड में हम डिस्कस तो करूँगा ही, फिर भी आपको मैं यहाँ पे बता दूँ। व्याप्ति वो चीज़ होती है जब हम किसी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो जिस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं तो वो निष्कर्ष वाकई ही सही है, इसकी बात की गारंटी, इस बात का प्रमाण कौन देता है? ये देता है व्याप्ति। यानी कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सत्य प्राप्त कर लेते हैं, वो चीज़ वाकई ही सच है, वाकई सत्य है, तो वो हमें एक व्याप्ति के द्वारा पता चलता है। देखिए, अनुमान को परामर्श जन्म ज्ञान कहा गया है। यह किसी एक दृश्य को देखकर दूसरे वक्तव्य को स्पष्ट करता है। यानी कि जब आप एक दृश्य को देखते हो, ठीक है, आप दूसरे वक्तव्य को स्पष्ट कर लेते हो। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आपने कोई एक सीन देखा, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल अभी भी दूंगा, एक बाद में भी दूंगा। देखिए, दो दोस्त जा रहे हैं किसी पहाड़ी पर, पहाड़ी से निकल रहा है धुआं। जब उन्होंने धुआं निकलता देखा, यानी कि उन्होंने एक दृश्य देखा, दृश्य कौन सा? धुआं निकलता का दृश्य देखा। तो दूसरा वक्तव्य उन्होंने क्या बनाया? दूसरा वक्तव्य ये बनाया कि यहाँ से आग लगी होगी, इसलिए यहाँ से धुआं निकल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि एक दृश्य कौन सा हुआ? धुएं वाला। दूसरा वक्तव्य कौन सा होगा? आग वाला। यानी कि एक चीज़ को देख के दूसरी चीज़ को उन्होंने एक अंदाज़ा लगाया, यानी कि एक अनुमान लगाया। ठीक है फ्रेंड्स, अनुमान हेतु के द्वारा पक्ष में सिद्ध का ज्ञान है। न्याय ने आगमन और निगमन तर्क को अलग अलग नहीं किया। यानी कि इसमें निगमन आगमन तर्क को अलग अलग नहीं किया गया, इसकी हम टाइप को यहाँ पे देखेंगे। अनुमान में दोनों का समावेश है, यानी कि निगमन और आगमन दोनों ही चीज़ें किसमें पाई जाती हैं? अनुमान में। यानी कि इसमें हम दोनों ही चीज़ों को देखने वाले हैं। अनुमान में पद तो तीन होते हैं, साध्य, हेतु और पक्ष, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, किंतु वाक्य पाँच होते हैं। ठीक है, इसके पद तो तीन हैं लेकिन वाक्य पांच हैं, जिनमें है जिन्हें प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन कहते हैं। इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पद होते हैं तीन, साध्य, हेतु, पक्ष, जो आपके ऊपर मैं बता चुका हूँ, और वाक्य होते हैं पाँच, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रतिज्ञा वाक्य में पक्ष में साध्य अर्थात सिद्ध की जाने वाली वस्तु का निर्देश है। देखिए, प्रतिज्ञा क्या है वाक्य में? यानी कि किसी वाक्य में अगर प्रतिज्ञा है, वो है क्या? अगर हमें किसी चीज़ को सिद्ध करना है, उस वस्तु को किस हिसाब से करना है, वो होता है प्रतिज्ञा। ठीक है फ्रेंड्स, हेतु वाक्य में अनुमान को सिद्ध करने वाले का कारण या साधन का निर्देश होता है। हेतु क्या होता है कि जब हम किसी अनुमान को सिद्ध करने वाले हैं तो किस कारण करने वाले हैं, किस बेस पे करने वाले हैं, तो वो होता है हेतु। हेतु मैंने बेस। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट
यहाँ पे अनुमान तो खत्म हो गया। आपको यहाँ पे दो चीज़ें ज्ञात रखनी है, याद रखनी है। पहले तो उसके 3 पद हैं, दूसरे इसके वाक्य 5 हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें से डेफिनेटली आपको क्वेश्चन एक आएगा ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट है अनुमान की व्याप्ति। अब देखिए व्याप्ति जैसे मैंने आपको कहा ही है कि जो व्याप्ति है, ठीक है, वो एक अनुमान के ऊपर आधारित है। यानी कि जब हम किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं तो वो बिल्कुल सत्य होता है, इस बात की गारंटी देता है व्याप्ति। ठीक है फ्रेंड्स, व्याप्ति वही चीज़ है जिस हिसाब से हम किसी चीज़ की सच्चाई तक पहुंचते हैं। बिना व्याप्ति के हम कभी भी कोई अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें दो दृश्य होते हैं। एक दृश्य देख के दूसरे दृश्य को वक्तव्य या जस्टिफाई हमें करना होता है। जैसे व्याप्ति क्या चीज़ है, मैं आपको एक एग्जांपल फिर से दूंगा। दो दोस्त जा रहे हैं किसी पहाड़ी के ऊपर, पहाड़ी से निकल रहा था धुआं। जब उन्होंने एक दोस्त ने देखा कि पहाड़ी से धुआं निकल रहा है, तो उसने दूसरे दोस्त को कहा कि यहाँ पर आग लगी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसने अनुमान लगा लिया उस चीज़ का। वो किस हिसाब से लगाया? वो लगाया व्याप्ति पर। ठीक है, व्याप्ति के बिना उसका अनुमान नहीं बैठता फिट। अगर यहाँ पे धुआं उठता ही ना तो वो कह देता कि यहाँ पे आग लगी हुई है, तो वो सिद्ध करना मुश्किल हो जाता, क्योंकि वहाँ पे व्याप्ति का कोई कारण नहीं था। अब धुआं निकल रहा है ना, यानी कि उसने धुआं निकलते कहा कि यहाँ पे आग लगी हुई है, तो यानी कि वाकई ही वहाँ पर अगर आग लगी होगी तो उसने जो अनुमान लगाया उसका वो सही हो जाएगा। तो इसमें कारण किसका है? इसमें है बेस किसका है? व्याप्ति का। देखिए दो वस्तु, ये यहाँ पे आ गया अनुमान का प्राण व्याप्ति है। दो वस्तुओं के नियत संबंध को व्याप्ति कहते हैं, यानी कि दो वस्तुओं के आपस में जो संबंध है उसे व्याप्ति कहते हैं। यह संबंध कार्य या कारण भाव पर आश्रित है। दो वस्तुओं में व्याप्ति संबंध को सिद्ध करने के लिए उनके सहचार्य को कार्य कारण प्रभावी होना चाहिए। जब हमें दो वस्तुओं में व्याप्ति संबंध को देखना है तो दो वस्तुओं का जो कार्य कारण प्रभावी हो। देखिए अगर वहाँ से धुआं निकल रहा है तभी हम कहेंगे आग लगी हुई है, अगर वहाँ पे धुआं ही ना हो तो हम कैसे कहेंगे आग लगी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनकी दो वस्तुओं में जो व्याप्ति संबंध है उसे सिद्ध करने के लिए प्रभावी कारण होना ही चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, व्याप्ति के प्रकार भेद से अनुमान भी अलग अलग होते हैं। इनकी जो अनुमान के जो, देखिए जैसे व्याप्ति के प्रकार हैं, जो भेद है वो भी अनुमान से अलग हैं। ठीक है, इनकी एक ही चीज़ नहीं है, ये अलग अलग है। अतः जब किन्हीं दो घटनाओं को आपस में मिलने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अनुमान की व्याप्ति के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जब हमें किसी चीज़ की ज्ञान की अनुभूति होती है, जहाँ हम किसी चीज़ के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, वो हमें किसके द्वारा प्राप्त होता है? वो हमें अनुमान के द्वारा तो प्राप्त होता ही है, पर उसमें काम कौन करता है? उसमें व्याप्ति काम करती है। यानी कि सिंपल से शब्दों में आपको एक ही लाइन बोलूँगा, जब आपने यूजीसी नेट क्लियर किया, आपने क्लियर कर लिया, ठीक है, आपने अनुमान लगाया था इस बार मैं क्लियर कर लूँगा, पर उसमें आपकी मेहनत ने काम किया, तो मेहनत क्या हुआ? आपकी व्याप्ति हुई। किसी एक दृष्टि में वस्तु विशेष की सत्ता का अनुभव ना होकर उसके सामान्य रूप का ही परिचय मिलता है। बिल्कुल सही बात है। वस्तु ग्रहण कार्य से उसके साधन के रूप में इंद्रियों का अनुमान या लेखन कार्य से उसके साधन के रूप में लेखनी का अनुमान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जैसे नदी के मटमैले पानी, बाढ़ के पानी को देखकर उसके कारण अतीत में हुई वर्षा का अनुमान है। जब आप देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी एग्जांपल दी हुई है कि अगर आप किसी नदी का पानी देखोगे वो पानी मटमैला है, यानी कि वो पानी गंदा है, उसमें मिट्टी है। ठीक है, अब आप ये अनुमान लगा लो कि इस नदी के पानी में मिट्टी है, ये पानी मटमैले रंग का है, तो कहीं पे कुछ दिन पहले पीछे जो है वो बारिश हुई होगी, वर्षा हुई होगी, इसी कारण यहाँ पे इसका जो रंग ऐसा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये अनुमान लगा सकते हो। अब देखते हैं, देखिए व्याप्ति के जो दो टाइप्स है, इंडक्टिव और रिडक्टिव, यानी कि निगनात्मक। ठीक है, पहले हम बात करेंगे निगनात्मक विधि यानी कि इंडक्टिव मेथड की। देखिए अन्वय, इसमें जो अन्वय है, अन्वय क्या है? दो चीज़ों के बीच उपस्थिति के समझौते के संबंध का अवलोकन करना। यानी कि जब दो चीज़ों के बीच जो उपस्थिति है, जब दो चीज़ें हैं उसके बीच में किसी चीज़ की उपस्थिति है, वो सिंपल सी बात का बताता हूँ। देखिए जब दो चीज़ें हैं वो आपस में जुड़ी हुई क्यों है? उसमें कोई समझौता तो है ना, तो इसलिए उसका अवलोकन करना है। जहाँ भी धुएं को देखा जाता है वहाँ उनकी आग देखी जाती है। यानी कि जब हमने धुआं देखा है तो वाकई ही अगर आग लगी होगी तभी धुआं उठेगा। इसलिए आग और धुआं ये दो चीज़ें हैं, दोनों आपस में संबंध है, दोनों आपस में जुड़ी हैं। तो ये किससे पता चलेगा? ये पता चलेगा अन्वय से। इससे क्या पता चलता है कि दो चीज़ों के बीच में उपस्थिति का होना। नेक्स्ट है व्यतिरेका, उन चीज़ों की अनुपस्थिति में एक समान समझौते के विभाजन का अवलोकन करना। यानी कि अब हम दो चीज़ों की पहले हमने उपस्थिति देखी थी, अब हम इसमें अनुपस्थिति को देखेंगे। उदाहरण, जहाँ भी आग अनुपस्थित है धुआं भी अनुपस्थित है।
पिछले हमने पॉइंट में क्या पढ़ा था, जहाँ पे आग होगी वहाँ पे धुआं होगा। यहाँ पे क्या पढ़ा है कि जहाँ पे आग भी नहीं होगी वहाँ पे धुआं भी नहीं होगा। तो यहाँ पे व्यतिरेखा में क्या हुआ कि जब दो चीज़ें नहीं होंगी तब कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अन्वय क्या है कि जब दो चीज़ें होंगी उनमें संबंध होगा। व्यतिरेखा क्या है कि जब दो चीज़ें होंगी ही नहीं तो उनमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ना आग होगा ना धुआं होगा। नेक्स्ट है व्यापी चार ग्रह है। किसी विपरीत प्रसंगों की अनुपस्थिति का पालन करना। जब हम किसी विपरीत प्रसंगों की अनुपस्थिति का पालन करना है, यानी कि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही फिर भी हम विपरीत प्रसंग उसके बारे में देखते हैं। यह कदम विपरीत उदाहरणों के गैर अवलोकन को संदर्भित करता है, यानी कि जो चीज़ें अनुपस्थित है, कुछ है ही नहीं, हम उसका गैर अवलोकन करते हैं, यानी कि उसे हम जांचते हैं। ठीक है, कैसे जांचते हैं? हम ये कहते हैं, देखिए कहीं पे धुआं भी ना हो, आग भी ना हो, हम ये कहेंगे ना यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। तो वो क्या हो गया, व्याभिचार ग्रह। नेक्स्ट है उपाधि निरसा। यह कदम बिना शर्त के संबंध पर जोर देता है, यानी कि ये कदम कौन सा है जो बिना शर्त के संबंध पर। देखिए, स्थिति की अनुपस्थिति हमें दो घटनाओं के बीच अपरिवर्तनीय संबंध को जानने में मदद करती है। यानी कि जो स्थिति की अनुपस्थिति है, यानी कि जो स्थिति है वहाँ पे अगर जो दो घटनाएं हो चुकी हैं उनमें आपस में जो अपरिवर्तनीय संबंध, यानी कि जब दो घटनाएं घटी हैं वो कैसे घटी है, किसी ने देखा तो है नहीं है। अब अगर पहाड़ी पे आग लगी है, किसने लगाई है, कैसे लगी, ये तो किसी ने देखा नहीं है। ठीक है, वहाँ पे उस चीज़ की अनुपस्थिति है, फिर भी वो चीज़ें आपस में जुड़ी हैं, उसका संबंध देखने के लिए उपधिनी रेशा को देखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तर्क रिडिकिटियो अनुपस्थिति की विधि द्वारा, ये कुछ नहीं है, यहाँ पे आप अनुपस्थिति की विधि द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण लिख सकते हैं, काल्पनिक तर्क को संदर्भित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या है कि काल्पनिक तर्क क्या है कि अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम अपने मन में एक विचार बनाते हैं कि ये चीज़ ऐसी है। अब हमने देखा है धुआं है वहाँ पे, तो वहाँ पे आग लगी होगी, हमने तर्क दे दिया आग लगी होगी, है ना। चाहे वहाँ पे आग हो ही ना, किसी फैक्ट्री का धुआं हो, हमने फिर भी कहा कि वहाँ पे आग लगी हुई थी, यानी कि हमने तर्क दे दिया। नेक्स्ट है सामान्य लक्षण या सामान्य लक्षण। देखिए, धारणा या अंतर्ज्ञान शामिल है। पिछले सभी चरणों में विशेष धारणाओं के आधार पर दो घटनाओं के बीच कार्य संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया है। अब देखिए सामान्य लक्षण क्या है। देखिए, जब डॉक्टर के पास, जब आपको पता चला कि आपको फीवर हो गया, बुखार हो चुका है, तो उसके सामान्य लक्षण होते हैं ना कि आपको कोल्ड है, आपका जो आपका शरीर है वो तप रहा है, तो ये सामान्य लक्षण हो गए। तो ऐसे ही होता है कि सामान्य लक्षण क्या है कि जब हम सभी चरणों में से, हम जब किसी दो घटनाओं के सभी चरणों में से निकलते हैं तो हम विशेष उदाहरणों के आधार पर उनका आपस में संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं। यानी कि हम दो घटनाओं के बीच में संबंध को लेकर चलते हैं कि ये चीज़ ऐसे हुई होगी, वो किस में आएगा, सामान्य लक्षण में। तो नेक्स्ट है आगमन विधि, ये है डिडक्टिव मेथड। अभी हमने इंडक्टिव मेथड पढ़ा है। आपको फ्रेंड्स ये ऐसा जो मटेरियल है शायद ही किसी लेक्चर में मिले, तो इसलिए आप इसे बार बार देखिए, अच्छे से देखिए, जब तक समझ ना आए तब तक देखिए। नेक्स्ट है आगमन विधि। देखिए आगमन विधि में क्या है हम पढ़ेंगे, देखिए प्रतिजन, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमा। ठीक है, या निगमन। अब देखिए ये चीज़ें आगमन विधि है क्या, डिडक्टिव मेथड है क्या। देखिए प्रतिजन क्या होता है, पहाड़ी उग्र है यानी कि पहाड़ी पर आग लगी हुई है, वो क्या है, प्रतिजन। क्योंकि उसमें धुआं है, वो क्या है, हेतु। ठीक है फ्रेंड्स, हेतु क्या होता है, बेस, यानी कि हम कह रहे हैं कि आग लगी हुई है। ठीक है, पहाड़ी उग्र है, पहाड़ी पर आग लगी है, वो प्रतिजन हो गया। ठीक है, हमने क्यों क्या, किसके हेतु कहा, किस बेस पर कहा, तो क्योंकि उसमें धुआं है, वो हो गया हेतु। जो कुछ भी धुआं है आग है। ठीक है, यानी कि जो कुछ भी धुआं निकल रहा है वो आग की वजह से निकल रहा है। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे रसोई घर, जैसे हम रसोई में कोई चीज़ जलाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आग लगाते हैं, धुआं निकलता है ना, तो उसने यहाँ पे उदाहरण दे दी। ठीक है, तो होता है उदाहरण। पहाड़ी में धुआं होता है और जैसे आग के साथ हमेशा। ठीक है, यानी कि पहाड़ी में धुआं तो है, जैसे कि आग लगने के बाद धुआं निकलता है वैसे ही पहाड़ी पर भी धुआं निकल रहा है, तो वो क्या है, उपनय। इसलिए पहाड़ी उग्र है, यानी कि इसलिए पहाड़ी पर आग लगी हुई है, तो ये क्या है, निगमन। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये तो हो गए इसके आगमन पॉइंट। निगमन आगमन हमने दोनों देख लिए। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने व्याप्ति किया। अब हम करेंगे अनुमान का हेताभास। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि फैलिसिस ऑफ इन्फ्लुएंस। अब देखिए व्याप्ति में हमने क्या देखा कि जब हम किसी चीज़ के सत्य के बारे में
खोज करते हैं या हम किसी किसी चीज़ के सच को प्राप्त कर लेते हैं, वो बिल्कुल सच है, ठीक है, उस बात की गारंटी कौन देता है? व्याप्ति देता है। अब अनुमान का हेताभास क्या है कि हमने कोई चीज़ प्राप्त तो की है पर वो सही नहीं है, उसमें गलतियां हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम किसी, देखो दो बातें ध्यान में रखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप किसी सच्चाई पर पहुँच रहे हो, वो आपको बिल्कुल सही है, वो किस में आएगा? व्याप्ति में। अगर आपने कोई सच्चाई प्राप्त कर ली, सत्य प्राप्त किया है, पर वो गलत है, वो किस में आएगा? हेताभास में। जब हम किसी त्रुटि के कारण कोई मान के विचार में गलती करते हैं तो ये त्रुटि हेताभास कहलाती है, ठीक है फ्रेंड्स। वही है, या हम किसी एरर के द्वारा, किसी गलती के द्वारा, ठीक है, तो कोई अनुमान लगाते हैं, कोई सोचते हैं, तो वो त्रुटि हेताभास कहलाती है। अब हेताभास को 5 भागों में बांटा गया है: सभ्यचार, सव्य विचार, विरोध, बाधित, असिद्ध और सत्य प्रतिपक्ष। देखिए सभ्य विचार क्या है? इसे अनेकांतिक भी कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है। देखिए पहला है साधारण, यानी कि सभी चार को 3 भागों में बांटा गया है: साधारण, असाधारण और अनुपसंहारी। साधारण में क्या है? इसमें प्रथम दृष्टता ही अनुमान लगाने में त्रुटि है, जबकि मस्तिष्क में विचार सही है। इसमें क्या है कि यानी कि आपने जो प्रथम दृष्टता, यानी कि जब आपने पहली चीज़ को देखा, यानी कि जब पहाड़ी से धुआं निकल रहा था, तो वहाँ पे धुआं निकल रहा, आपने पहली चीज़ देखी, तो मन में, आपके दिमाग में आपको विचार सही था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हुआ होगा, तभी यहाँ से धुआं निकल रहा है, ठीक है। यानी कि पहली चीज़ हमने जो देखी, वो देखते ही हमारी आंखों जो देखा वो गलत था, ठीक है। तो आपके दिमाग में विचार सही था, पर आपने जो देखा वो गलत था, वो आएगा साधारण में। असाधारण में क्या? इसमें उल्टा है, यानी कि जो आपने देखा है वो सही है, पर आपके दिमाग में कुछ गलत था, यानी कि दिमाग में पिक्चर कुछ और बनी थी, देखा कुछ और है यहाँ पे। अनुपसंहारी क्या है? इसमें त्रुटि प्रथम दृश्यता या विचार के अनुमान दोनों ही होता है। इसमें दोनों चीज़ आएंगी, यानी इसमें जो आपने जो देखी है वो भी गलत है, जो विचार देखा है वो भी सही नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट आएगा विरुद्ध। विरुद्ध में क्या है? यह त्रुटि साध्य को सिद्ध करने के लिए होती है। विरुद्ध में क्या करेंगे? विरुद्ध क्या चीज़ है कि यह त्रुटि साध्य को सिद्ध करने के लिए होती है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जब हम किसी साध्य को, यानी कि किसी चीज़ को सिद्ध करने वाले हैं, तो उसमें गलतियां हो जाती हैं, वो किसमें आएंगी? विरुद्ध में। सही मान लगाने के बाद भी उसे पूर्णतः रूप से सत्य ना हो पाना विरुद्ध हेताभास है। यानी कि विरुद्ध क्या है कि हमें किसी चीज़ के सत्य के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, हम अनुमान भी लगा रहे हैं, पर अनुमान लगाने में ही गलती हो रही है, तो वो क्या है? विरुद्ध है। नेक्स्ट है बाधित। जिस त्रुटि के साथ साध्य का अभाव दूसरे प्रमाणों के द्वारा भी सिद्ध हो, वह बाधित होता है। यानी कि जिस त्रुटि के साथ, यानी कि जब जो गलती है उसके साध्य का अभाव हो, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जब आप किसी चीज़ को देख रहे हो पर वो गलत है, वो गलत किससे है? वो दूसरे के प्रमाणों के द्वारा भी गलत है। यानी कि जो आपने चीज़ देखी है वो गलत है, आपने माना गलत है, अब दूसरा बंदा आकर उसको गलत ठहरा दे, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो बाधित होगा, यानी कि वो चीज़ वाकई ही गलत हो जाएगी। अतः प्रथम दृष्टता देकर विचारों को मिलाकर लगाया गया अनुमान जिसके 2 रूप स्वरूप में बाधित होता है। यानी कि एक तो आपने देखा गलत है, एक किसी और ने देखा वो भी गलत है, ठीक है। यानी कि 2 विचारों ने ही कहा कि ये चीज़ वाकई ही गलत है, वो किस में आएगी? बाधित में। तो नेक्स्ट है असिद्ध। जब त्रुटि के पक्ष में विद्यमानता ना हो तो वह हेतु असिद्ध है। असिद्ध क्या है कि जब त्रुटि के पक्ष में विद्यमानता, यानी कि जब आप एरर है, जो कोई त्रुटि है उसके पक्ष में, यानी कि वो चीज़ सही हो ही ना, यानी कि जिस चीज़ में त्रुटि है वो चीज़ सही हो ही ना, वो उसका जो बेस है, उसका जो हेतु है वो असिद्ध है। यानी कि आपने जो चीज़ देखी है वो आपको पता है गलत है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि उसका हेतु ही गलत है, उसका बेस ही गलत है, ठीक है। यानी कि आपने बिना सिलेबस को जाने हुए आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, आपका हेतु ही गलत है, तो आपको वो चीज़ असिद्ध हो जाएगी। सत्य प्रतिपक्ष। जिस हेतु के साध्य का अभाव दूसरे हेतु द्वारा सिद्ध किया जा सके उसे सत्य प्रतिपक्ष पे कहते हैं। यानी कि जिस हेतु के साध्य का अभाव, यानी कि जो चीज़ आपको जिस बेस पर दिखाई दे रही है पर दूसरा बेस उसको गलत ठहरा रहा है, यानी कि जिस चीज़ को आप देख रहे हो, जो आप बेस देख रहे हो किस चीज़ को पाने के लिए, यानी कि आपको किसी चीज़ का सत्य प्राप्त करना है, आपने एक बेस लगाया, पर जब आप दूसरी चीज़ से कंपैरिजन करके देख रहे हो वो चीज़ आपको गलत दिखाई दे रही है, वो होता है सत्य प्रतिपक्ष। जैसे शब्द सुनने के कारण नित्य हैं, अतः इसे सत्य प्रतिपक्ष हेताभास। औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष, यानी कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलिसीज ऑफ आर्गुमेंट। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप इसको अच्छे से करिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, युक्ति करने में यदि कोई गलती होती है तो उसे युक्ति दोष कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ कि देखिए,
फैलिसीज होती क्या है? तो फैलिसीज कहते हैं दोष को, गलती को, ठीक है। इंग्लिश में फैलिसी क्या मतलब है? दोष, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जब भी किसी चीज़ को, देखिए औपचारिक क्या है यहाँ पे, यानी कि जब किसी चीज़ के बनावट में कोई गलती हो जाए तो वह है औपचारिक। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए, कोई लैंग्वेज में समझ में ना आए, कोई कंटेंट जो गलत दे रखा हो, तो वो होता है अनौपचारिक, ठीक है। देखिए युक्ति करने में यदि कोई गलती हो तो उसे तर्क दोष कहते हैं। यानी कि कोई चीज़ किस चीज़ में कोई गलती पाई जाए, ठीक है, तो उसे तर्क दोष कहते हैं। न्याय संगत वैध या वैध तर्क नियमों के आधार पर बनाए जाते हैं, लेकिन यदि उनमें से किसी भी नियम का अनुकरण ना किया जाए तो वह अवैध या दोष युक्त हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि न्याय संगत या वैध तर्क यानी कि वो ऐसे तर्क, यानी कि देखिए किसी न किसी चीज़ के पीछे कोई रीज़न, कोई कारण या कोई तर्क होता है ना। तो उनके आधार पर अगर हम कोई नियम बनाते हैं तो वो सही होते हैं। अगर उनके आधार पर कोई नियम बनाए फिर भी उनमें कोई गलती पाई जाए, ठीक है, तो वो क्या है? वो है युक्ति दोष। इस प्रकार के दो दोषों को भागों में बांटा जाता है। देखिए दो भागों में, औपचारिक यानी कि फॉर्मल फैलिसिस, अनौपचारिक तर्क दोष यानी कि इनफॉर्मल फैलिसिस। तो इसको अच्छे से जानते हैं। देखिए औपचारिक तर्क दोष है क्या? फॉर्मल फैलिसिस। देखिए इसमें औपचारिक तर्क दोष तब होता है जब तर्क की संरचना या आकार दोषयुक्त होते हैं। यानी कि औपचारिक तर्क दोष कब होता है? जब उसकी संरचना या आकार, यानी कि जब किसी चीज़ की संरचना या उसका आकार उसमें दोष हो, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके सामने कोई स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है, स्टेटमेंट दे रखा है, साथ में उसका आपको निष्कर्ष भी दे रखा होगा। तो हमें इसमें निष्कर्ष को नहीं निकालना। यानी कि औपचारिक तर्क दोष में क्या होता है कि हमें इसमें निष्कर्ष में जो भी हमारा आंसर आ रहा है वो हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। हमें किसके ऊपर ध्यान देना है? हमें ध्यान देना है स्टेटमेंट के ऊपर कि स्टेटमेंट में क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो गलती हमेशा कहाँ पे होगी? स्टेटमेंट में, ठीक है। तो ये कहते हैं कि यानी कि अगर कोई चीज़ है या कोई तर्क है, तर्क में, तर्क की बनावट में या उसके आकार में कोई दोष हो, यानी कि जो स्टेटमेंट है, जो तर्क है, उसमें ही कोई गलती हो, ऑब्वियसली बात है जो भी कंक्लूजन निकलेगा वो उसी के आधार पर निकलेगा। इसलिए हम निष्कर्ष पे ना जाके हम पहले उसके आकार को देखेंगे, उसके स्टेटमेंट को देखेंगे, उसकी चीज़ की बनावट को देखेंगे, ठीक है। या जब निरुपाधिक न्याय के किसी नियम का उल्लंघन हो तब वह औपचारिक दोष होता है। बस वही बात है, औपचारिक तर्क दोष या फॉर्मल फैलिसिस क्या है कि जब किसी चीज़ के बनावट में या उसके आकार में दोष होता है, ठीक है फ्रेंड्स। हम अगर किसी चीज़ के निष्कर्ष को देखते हैं तो यहाँ पे निष्कर्ष को हमें नहीं देखना, हमें उस चीज़ की स्टेटमेंट को देखना है, उस चीज़ की बनावट को देखना है, तो हमेशा उसमें ही गलती होती है, ठीक है। अब इसके देखते हो औपचारिक तर्क दोष के क्या प्रकार हैं। देखिए पहला है अवैध पक्ष दोष, फिर है अव्याप्त मध्यम पक्ष पद दोष, फिर चतुष्पद दोष, फिर है निषेधात्मक दोष, फिर है सतात्मक दोष। अब इसको एक एक करके जानते हैं। देखिए अवैध पक्ष दोष क्या है? देखिए जिस निरपेक्ष न्याय युक्ति में बृहद पद निष्कर्ष में हो, आधार वाक्य में नहीं, वह न्याय युक्ति अवैध होगी। देखिए इसमें क्या है कि जिस निरपेक्ष न्याय यानी कि वो कोई ऐसा सेंटेंस, जो ऐसा न्याय जिसमें क्या है, युक्ति में एक बृहद निष्कर्ष में हो। इसमें क्या है कि जिस चीज़ के ऊपर कोई चीज़ टिकी हुई है, यानी कि जिस चीज़ के ऊपर कोई चीज़ बेस्ड है, उसमें न्याय नहीं होता, ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं होता। यानी कि जो चीज़ का आधार है उसमें गलती नहीं होती। गलती किस में होती है? बाहरी चीज़ में। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कोई डॉक्टर ईमानदार नहीं है, सभी डॉक्टर अनुभवी हैं। यानी कि कोई अनुभवी ईमानदार नहीं है, अवैध पक्ष दोष। देखिए इसमें क्या है, कोई डॉक्टर ईमानदार नहीं है, ठीक है, सभी डॉक्टर अनुभवी है। देखो आपस में ये तो मैच करेंगे नहीं, क्योंकि इनका दोनों का जो निष्कर्ष आएगा वो क्या है, कोई अनुभवी ईमानदार नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई अनुभवी जो है वो ईमानदार ही नहीं है, बिल्कुल ऐसा तो होता ही नहीं है ना। अनुभवी डॉक्टर ईमानदार भी तो होते ही हैं। अब जानते हैं अव्याप्त मध्यम पद दोष। देखिए आधार वाक्य में मध्यम पद से कम एक बार अवश्य व्याप्त होना चाहिए, अन्यथा न्याय युक्ति दोषपूर्ण हो जाएगी। इसमें क्या है कि जो आधार वाक्य है, आधार वाक्य कौन सा है? जो हमारा स्टेटमेंट है, जिसके बिहाफ पे
हम चीज़ों को कंक्लूड करें, यानी कि जिसके बिहाफ पे, जिसके आधार पर हम उसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं, यानी कि वो वाक्य जिसके ऊपर सेंटेंस टिका हुआ है, ठीक है, वो है आधार वाक्य। उसमें क्या है कि मध्यम पद को कम से कम एक बार अवश्य व्यापक होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, सभी लड़के खिलाड़ी हैं, सभी नेता खिलाड़ी हैं, अतः सभी नेता लड़के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लड़के जो है ना, वो लड़के हो गए, नेता हो गए, ये सारे क्या है, ये आपको मध्यम पद आ जाएगा इसमें। यह अवैध होगा क्योंकि मध्यम पद को कम से कम एक बार व्यापक अवश्य होना चाहिए। देखिए इसमें है क्या, सभी लड़के खिलाड़ी हैं, सभी नेता खिलाड़ी हैं। यहाँ पे क्या है कि जो मध्यम पद है उसको एक बार रिपीट होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये रिपीट नहीं होगा तो जो कंक्लूज़न है वो गलत निकल के आएगा। जैसे अभी देखिए सभी नेता लड़के हैं, ये निकल के आ गया ना यहाँ पे गलत, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो मिडिल टर्म है, जो मध्यम पद है, उसको एक बार अवश्य आना चाहिए, ठीक है। इनकी सभी हो गया, ठीक है, ये भी मध्यम पद है। नेक्स्ट है चतुष्पद दोष। देखिए जब एक ही पद को एक विशेष अर्थ में दूसरी बार किसी अन्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब हम एक ही पद को क्या करते हैं, एक बार विशेष अर्थ में, ठीक है, दूसरी बार किसी अन्य अर्थ में, यानी कि जब हमने एक पद को पहली बार हमने इस्तेमाल किया किसी विशेष अर्थ में, उसी पद को हमने दूसरी बार इस्तेमाल किया किसी अन्य अर्थ में, यानी कि एक चीज़ को दो जगह पे इस्तेमाल किया। जैसे सभी पुस्तकालय अध्यक्ष संकाय सदस्य हैं, कुछ कर्मचारी संकाय सदस्य नहीं हैं। अतः समानार्थक पदों में एक ही अर्थ होने के कारण उनमें किसी भी एक पद को दोनों स्थान पर रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, पुस्तकालय अध्यक्ष संकाय सदस्य हैं, कुछ कर्मचारी संकाय सदस्य नहीं हैं। यहाँ पे क्या है, कर्मचारी है, ठीक है, यहाँ पे पुस्तकालय आ गया ना दोनों में, ठीक है। तो संकाय सदस्य, ठीक है, पुस्तकालय अध्यक्ष में भी संकाय सदस्य हैं, कुछ कर्मचारी में भी संकाय सदस्य हैं। तो पहली बार हमने क्या किया, इसको विशेष रूप में अध्यक्ष, ये विशेष हो गया ना, अध्यक्ष वाला ये विशेष हो गया, यहाँ पे इस्तेमाल किया, फिर हमने यहाँ पे अगले में इस्तेमाल कर दिया, वो कॉमन कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। अतः समानार्थक पदों में एक ही अर्थ होने के कारण उनमें से किसी भी एक पद को दोनों स्थान पर रख सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर दोनों समानार्थक पद हैं, ठीक है, यानी कि दोनों संकाय सदस्य थे पीछे एग्जाम्पल में, तो संकाय सदस्य में से कुछ अध्यक्ष भी हैं, कुछ कर्मचारी भी हैं, तो हम दोनों को रख सकते हैं ना इसमें। यदि 3 से अधिक पद हो तो उनमें से कोई भी समानार्थक ना हो तो चतुष्पद दोष होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम किसी 3 वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपस में वो मैच नहीं कर रहा, तो वो चतुष्पद दोष होगा, ठीक है फ्रेंड्स। 2 शब्दों को हम एक जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तीसरे शब्द को इस्तेमाल करें पर वो आपस में मैच ही ना करे, तो वो चतुष्पद दोष होगा। निषेधात्मक दोष। एक वैध न्याय युक्ति में दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक नहीं होने चाहिए। 2 निषेधात्मक आधार वाक्य होने पर न्याय युक्ति अवैध हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक है कि अगर दोनों सेंटेंस हैं, यानी कि दोनों सेंटेंस है, उसमें दोनों ही नेगेटिव सेंटेंस है, दोनों में क्या है, निषेधात्मक है, यानी कि दोनों ही नहीं पाए जाते, तो इसमें क्या है, जो न्याय युक्ति है वो अवैध हो जाएगी, ठीक है। यानी कि पहले सेंटेंस में एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, कोई लड़का खिलाड़ी नहीं है, यहाँ पे नहीं आ गया। कोई नेता खिलाड़ी नहीं है, अब देखिए यहाँ पे भी नहीं आ गया। यानी कि पहले वाले सेंटेंस में, दूसरे वाले सेंटेंस में, दोनों वाक्यों में क्या हुआ, नहीं आ गया, तो इसमें न्याय युक्ति जो है वो वैसे ही अवैध हो जाएगी, यानी कि वो सही नहीं मानी जाएगी। अतः कोई नेता लड़का नहीं है, ये अवैध न्याय युक्ति है, क्योंकि इसमें निषेधात्मक आधार वाक्य दोष है, ठीक है। आधार वाक्य का मतलब कि सेंटेंस में यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है। हम औपचारिक में ये पढ़ रहे हैं ना कि सेंटेंस में गलती है, तो यहाँ पे देखिए दोनों में नहीं आ गया, इसका मतलब ये दोनों में नहीं आ गया, तो यहाँ पे निषेधात्मक दोष आ जाएगा। सतात्मक दोष। जिस न्याय युक्ति के दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हो उसका निष्कर्ष भी सर्वव्यापी होना चाहिए। यानी कि अगर सेंटेंस हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है, करेक्ट है, तो उसका निष्कर्ष भी बिल्कुल सही होना चाहिए। जिस न्याय युक्ति में सामान्य आधार वाक्य और अंशव्यापी निष्कर्ष हो वह अवैध होती है। यानी कि जिस न्याय युक्ति में सामान्य आधार वाक्य अंशव्यापी निष्कर्ष हो, यानी कि थोड़ा थोड़ा निष्कर्ष हो। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, सभी फल मीठे हैं, कोई आम फल नहीं है। इसका निष्कर्ष क्या निकला, कुछ आम मीठे नहीं हैं, यह वैध न्याय युक्ति है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, सभी फल मीठे हैं, ये तो था सर्वव्यापी, कुछ आम फल नहीं है, इसमें क्या है,
थोड़ा सा आंशिक तौर पर, अंशव्यापी तौर पर निष्कर्ष आ गया ना यहाँ पे। तब है क्या, कुछ आम मीठे नहीं है, ये क्या है, ये अवैध न्याय युक्ति है, क्योंकि इसमें सतात्मक दोष है। अगर यहाँ पे आता कि सभी आम फल हैं तो बिल्कुल सही था। अभी देखिए सभी फल मीठे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। कोई आम फल नहीं है, यहाँ पे नहीं आ गया, नेगेटिव आ गया, तो ये आपस में अवैध हो जाएगा। तो ये था औपचारिक दोष। औपचारिक दोष कुछ नहीं है, बस निष्कर्ष को हमें इसमें नहीं देखना, हमें सेंटेंस के ऊपर देखना है। अगर औपचारिक दोष में क्या होता है कि वाक्यों में गलती होती है, किसी चीज़ के बनावट में, किसी चीज़ के आधार पर हमेशा दोष होता है, वो है औपचारिक युक्ति दोष। अगला है अनौपचारिक युक्ति दोष। इसमें क्या है, इसे बोलते हैं इनफॉर्मल फैलेसिस। इन नियमों के अलावा यदि कुछ और तर्क दोष हैं तो वह पक्ष दोष होगा। इसमें क्या है फ्रेंड्स, देखिए कि अगर देखिए इसमें है क्या, अनौपचारिक तर्क दोष में कुछ नहीं है। अगर सेंटेंस के मीनिंग में, वाक्य के अर्थ में प्रॉब्लम आती है, वाक्य की भाषा में प्रॉब्लम आती है, तो उसमें युक्ति दोष होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अनौपचारिक तर्क दोष कहलाता है। इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। देखिए इसके दो भागों में बांटा गया है, संदिग्ध दोष और प्रासंगिक। देखिए संदिग्ध दोष क्या है, जिसे संदिग्ध भी कहते हैं। संदिग्ध दोष क्या है, देखिए यदि किसी युक्ति के दोनों आधार वाक्यों में या निष्कर्ष में पदों के अर्थ बदल दिया जाता है तो वह अवैध होगा। अब देखिए कि अब आधार वाक्य यानी कि जो हमारा मेन जो सेंटेंस है, ठीक है, या उसका जो निष्कर्ष निकलने वाला है, अगर हम उसके अर्थ को ही चेंज कर दें, ठीक है, उसको अर्थ को ही बदल दें, यानी कि कोई सेंटेंस है, कोई वाक्य है, ठीक है, अगर उसका अर्थ बदल दिया जाए तो वह अवैध होगा, क्योंकि उससे जो निष्कर्ष होगा वो भी गलत होगा। जब किसी वाक्य को इस प्रकार लिखा जाए क्योंकि उसके दो अर्थ निकल रहे हों तो वह भी अवैध होगा। अगर हम किसी वाक्य को लिख रहे हैं, उसके दो मतलब बन जाए, ठीक है, तो वो भी अवैध होगा, क्योंकि हर एक चीज़ का एक ही मीनिंग हो तो वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। बोलने या सुनने पर भी यदि अर्थ गलत निकाला जाए तो वह भी अवैध होगा। देखिए इसमें क्या है कि अगर आपको संदिग्ध का होता है कि शक, ठीक है, संदिग्ध, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर आप किसी वाक्य को बोल रहे हो, उसके दो अर्थ निकल रहे हैं, अगर आप वाक्य को सुन रहे हो, उसके दो अर्थ निकल रहे हैं तो वह अवैध होगा। तो जब भी किसी वाक्य के दो अर्थ निकले तो वह अवैध माना जाएगा। यदि हम किसी गुण के दोष बिना उसके बारे में पूर्णतः जानकारी निकालते हैं तो वह भी अवैध होगा। यानी कि हम किसी गुण के दोष बिना, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं बिना दोष के देखते हैं, पूर्णतः जानकारी के लिए, अगर हमें पता चले कि जो हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं इसमें गलती हो ही नहीं सकती, तो वह भी अवैध हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि किसी चीज़ में गलती हो। तो नेक्स्ट है प्रासंगिक दोष। जब युक्ति के आधार पर वाक्यों को निष्कर्ष के संदर्भ के कारण किसी न किसी कारण से अप्रासंगिक पाया जाता है। देखिए प्रासंगिक दोष क्या है, जब हम किसी बात को बिना प्रमाण के ही सत्य मान लेते हैं जिसका वास्तविक से कोई संबंध नहीं है। जैसे आप मान के चलिए कि छोटे बच्चों को डराते हैं ना कि यहाँ पे भूत होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं ना, तो वाकई तो होते नहीं है। तो बच्चे क्या करते हैं कि बिना किसी प्रमाण के उस बात को सत्य मान लेते हैं कि वाकई ही भूत होते हैं, ठीक है। तो इसका वास्तविकता से कोई संबंध तो है नहीं, ठीक है। तो कहने का सिंपल ये मतलब है कि जिस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं है, हमें प्रमाण नहीं है कि वो वाकई ही चीज़ सही है, तो हम उसको सत्य मान लेते हैं, ठीक है। तो जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना है ही नहीं है, ठीक है। अब जिसने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना ही नहीं है, ठीक है, तो वो ये मान के चलेगा यार एग्ज़ाम इतना मुश्किल होता है, तो उसका वास्तविकता से कोई संबंध है नहीं। क्यों? क्योंकि उसने तो उसके वो लायक है ही नहीं, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा तभी तो एग्ज़ाम देगा ना। तो यही बात है बस। कभी कभी बल का प्रयोग करके भी निष्कर्ष को निकालने का प्रयोग किया जाता है, वह भी अवैध होगा। अगर हम किसी चीज़ का ज़बरदस्ती निष्कर्ष निकालने का प्रयास करें, है ना, तो तब भी वह अवैध होगा। आप किसी से ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाएं, वो बेमन से अपनी बात आपकी बात मान ले, तो वह भी अवैध ही होगा ना। बहुत सी ऐसी युक्तियां हैं जहां पर आधार वाक्यों और निष्कर्षों में कोई संगति नहीं होती है, वह भी तर्क दोष होता है। तो फ्रेंड्स देखिए ऐसा कि आधार वाक्यों में और निष्कर्षों में कोई संगति होती नहीं है, ठीक है, फिर भी वो उसमें तर्क दोष हो जाता है। जब निष्कर्ष को प्रमाण के रूप में प्रयोग किया जाता है, यदि निष्कर्ष को ही आधार वाक्य में सम्मिलित कर लिया जाए तो युक्ति निश्चित ही दोषयुक्त होगी। अब देखिए कि जो हमारा कंक्लूजन निकला है, पहली बात तो है कि हम किसी वाक्य के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो अगर हम किसी निष्कर्ष के आधार पर किसी वाक्य को बना लें, उस निष्कर्ष को ही वाक्य में जोड़ दें,
ठीक है। तो वो उस चीज़ का दोष होना लाजमी है, ठीक है फ्रेंड्स। आप मान के चलिए कि दुनिया के सारे व्यक्ति बेकार हैं, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि दुनिया जी भारत के सारे नेता, ठीक है, वो गलत है, तो आप उससे उसके आधार पर कोई सेंटेंस कोई कुछ बनाएंगे तो उसमें गलतियाँ होंगी। क्यों? क्योंकि कुछ नेता ईमानदार भी हैं, ठीक है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि आप किसी चीज़ को आधार बना के चलोगे तो उसमें दोष हो जाएगा। तो कहने का यहाँ पे सिंपल सा मतलब है कि हमने पढ़ा है औपचारिक युक्ति दोष और अनौपचारिक। औपचारिक युक्ति दोष में क्या होगा? इसमें यह होगा कि किसी चीज़ के बनावट में किसी चीज़ के आधार पर युक्ति दोष होता है। यहाँ पर हम किसी निष्कर्ष को आधार मानकर उसको नहीं देखते, हमें किसी वाक्य के आधार को देखकर चलना होता है। क्योंकि औपचारिक में क्या होता है कि किसी वाक्य में ही दोष होता है, ठीक है, निष्कर्ष में दोष नहीं होता, वाक्य में दोष होता है। अनौपचारिक में क्या होता है कि किसी भाषा, अगर हमें कोई भाषा समझ ना आए, किसी चीज़ के कंटेंट में कोई कमी हो, तो वो है, देखिए पहला है एड होमिनिम्स, ठीक है। मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखूँगा तो कुछ मैं हिंदी में लिखूँगा, क्योंकि ये होगा ऐसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए एड होमिनिम्स क्या है? उपस्थिति विशेषताएं पृष्ठभूमि के आधार पर व्यक्तिगत हमलों पर जोर दें, तार्किक तर्कों के बजाय शैली या व्यक्तित्व। इसमें क्या है फ्रेंड्स? देखिए जैसे युक्ति दोष में क्या होगा कि किसी चीज़ की उपस्थिति है, किसी चीज़ की विशेषता है या उसका जो आधार है, ठीक है, वहाँ पर क्या है, हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, हम उस आधार को मान के चलते हैं कि इस पे जो है वो दोष होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या है कि तार्किक जो तर्क है उसके बजाय क्या करेंगे, ठीक है, उसके बजाय क्या करेंगे, जो उसकी शैली है जिसके हिसाब से वो बनी हुई है, इसमें उसके दोषों को देखा जाता है। यानी कि जो चीज़ वो कैसे बनी हुई है, वो किस आधार पर है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, उसमें क्या क्या दोष है, इसमें ये देखा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला है ऐड इग्नोर एंटम। देखिए जब कोई व्यक्ति कुछ सच साबित करने की कोशिश करता है क्योंकि यह गलत साबित नहीं हुआ। इसमें फ्रेंड्स क्या है कि यदि कोई चीज़ गलत साबित अभी नहीं हुई है, ठीक है, तो कोई व्यक्ति उसको सच साबित करने की कोशिश करता है। यानी कि वो चीज़ अभी ना सही है ना गलत है, ठीक है, तो उसको सही साबित करने की कोशिश की जाती है। अभी देखिए कि यहाँ पे होता क्या है कि कोई सेंटेंस दे दिया जाता है, उसको ना सही माना जाता है ना गलत माना जाता है, ठीक है, तो उसको सही साबित करने की कोशिश की जाती है, ये बिल्कुल सही है। तो वो किसके अंदर आता है? एड इग्नोरेंटम के अंदर। आपको ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए मान लीजिए आपको ये सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ लें कि यदि कोई व्यक्ति कुछ सच साबित करने की कोशिश करता है क्योंकि कोई चीज़ गलत साबित नहीं हुई है, तो वो कौन सी फैलेसी होगी, कौन सा वो युक्ति दोष का प्रकार होगा, तो वो आएगा एड इग्नोरेंटम। आपको ये करना ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्ट्रॉमैन फैलेसी, देखिए मजबूत तर्क के बजाय दूसरे व्यक्ति के कमज़ोर तर्क पर हमला करना। इसमें क्या है कि इसमें क्या है, स्ट्रॉमैन फैलेसी में क्या है कि इसमें मजबूत तर्क के बजाय, यानी कि जो तर्क है जो काफ़ी मजबूत है, उसके बजाय क्या करते हैं कि जो दूसरे व्यक्ति का जो तर्क है, कमज़ोर तर्क है, उस पर हमला करते हैं। यानी कि दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, उसको एक को अंग्रेज़ी नहीं आती, एक को अंग्रेज़ी बिल्कुल आती है। हम ये नहीं देखेंगे कि वो व्यक्ति कितनी अच्छी बात कर रहा है, हम क्या करेंगे, उसकी जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उसको पकड़ेंगे कि हाँ ये इसने गलत बोल दिए, ठीक है। तो वह स्ट्रॉमैन फैलेसी। नेक्स्ट है रॉन्ग डायरेक्शन। इसमें कारण और प्रभाव उल्टा हो जाता है। इसमें क्या है, रॉन्ग डायरेक्शन में क्या है कि अगर हम कोई सेंटेंस है कोई लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो सेंटेंस है वो गलत दिशा में जा रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या है, उसका कारण भी उसका प्रभाव भी दोनों ही उल्टा हो जाता है। यानी कि अगर कोई किसी को बात समझाने जाता है, वो प्यार से बात समझा रहा है, पर वो उसकी बात समझ नहीं पा रहा, ठीक है, तो उसका हो क्या रहा है कि पहले से वो टेंशन में था, वो और टेंशन में आ चुका है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसका कारण प्रभाव दोनों ही उल्टा हो जाएगा, काम बनने के बजाय बिगड़ जाएगा। नेक्स्ट है पोस्ट होक एर्गो प्रॉपर्टर हॉक। देखिए इसका मतलब है कि इसके बाद या इस कारण से, यदि एक ऐसी स्थिति है जब एक चोर दो घटनाओं को अंजाम देता है तो जो एक के बाद एक होने वाली होती है। पोस्ट होकर एगो प्रॉपर्ट क्या है फ्रेंड, देखिए कि होता क्या है कि यानी कि जब मान के चले कि एक चोर है,
वो दो घटनाओं को अंजाम उसने देना है। पहले वो एक घटना को, ठीक है, पहले वो एक में चोरी करेगा, फिर वो दूसरी में करेगा, ठीक है। यानी कि पहले वो एक में चोरी करेगा, तो जो चोरी होने के बाद दूसरी होने वाली होती है, यानी कि दो घटनाओं को जो अंजाम देता है वो किसमें आएगा, पोस्ट होक या एगो प्रॉपर्टर होक में, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें होता क्या है कि पहले एक चीज़ हो जाती है तो दूसरी उसी के कारण होने वाली होती है, ठीक है। कम होक एर्गो प्रॉपर्टर होक, कम होक एर्गो, ये तो फ्रेंड्स हिंदी में मैंने लिखा हो यहाँ पे, ठीक है, कम होक या एर्गो प्रॉपर्टर होक। देखिए इसका मतलब यह है कि इस कारण से यह एक ऐसी स्थिति है जब एक चोर दो घटनाओं को अंजाम देता है एक साथ घटित होना। अब होता क्या है कि एक चोर दोनों ही घटनाओं को जो है वो अंजाम दे रहा है। पहले में क्या था, एक चोर दो घटनाओं को अंजाम तो देता है पर वो एक के बाद एक को अंजाम देगा। यहाँ पे क्या होगा कि एक चोर है दोनों घटनाओं को एक साथ ही अंजाम दे रहा है, ठीक है। यानी कि जो चीज़ एक के बाद एक हो रही है वो पोस्ट होक में आएगा, जो चीज़ इकट्ठी एक साथ हो रही है, घटित हो रही है, वो आएगा कम होक में। फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर कहीं नहीं मिलेगा, चाहे आप कोई बुक देख लीजिए, चाहे आप कोई यूट्यूब चैनल देख लीजिए, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हिंदी में लेक्चर। तो इसलिए आप इसको पूरा देखें और आप इसको साथ साथ नोट करते जाइए, क्योंकि आपका अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आ गया तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है स्वीपिंग जनरलाइजेशन, यानी कि व्यापक सामान्यीकरण। बहुत व्यापक अर्थों में तर्क का प्रयोग करना। इसमें क्या है कि हम बहुत व्यापक अर्थों, यानी कि हम जब तर्क का प्रयोग करते हैं वो बहुत व्यापक अर्थों में कर लेते हैं। वो किसमें है, स्वीपिंग जनरलाइजेशन में, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि हम किस चीज़ में तर्क का प्रयोग करते हैं तो उसको हम बहुत व्यापक स्तर के ऊपर ले जाते हैं। टू क्योंक फैलेसी, ठीक है, जब किसी के द्वारा प्रदान की गई आलोचना उनके विरुद्ध हो जाती है। देखिए इसमें है क्या, टू क्योंक फैलेसी क्या है कि जब किसी के द्वारा प्रदान की गई आलोचना, यानी कि जब कोई बंदा किसी की आलोचना कर रहा है वही आलोचना उसके ही विरुद्ध हो जाती है, वो क्या है, टू क्योंक फैलेसी। आपको जैसे ये लाइन लिखी होगी आपको हो सकता है कि ऐसे ही ये सिचुएशन डालें तो आपको पूछें ये कौन सी फैलेसी है, ये कौन सा युक्ति दोष है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपील टू पॉपुलर ओपिनियन, ठीक है, यानी कि लोकप्रिय राय की अपील। देखिए किसी चीज़ को केवल इसलिए सच मान लेना क्योंकि वे व्यापक रूप से स्वीकृत है। अब आप देखिए कि किसी चीज़ को हम सच मानते हैं क्योंकि वो व्यापक रूप से स्वीकृत है, यानी कि सभी लोगों ने उसे माना हुआ है, ठीक है, सभी लोगों ने उसे माना हुआ है कि ये बिल्कुल सही है, तो आप इसको मान लेते हो हाँ यार बिल्कुल सही है, ठीक है। आप ये देखिए कि कुछ कहते हैं, कुछ व्यक्ति कहते हैं कि यार यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है जो कंप्यूटर बेस हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब आप 100 बंदों को ऐसा करते देखोगे, सभी को ऐसा करते देखोगे, आपके मन में एक ही ख्याल आएगा कि यार वाकई मुश्किल है, आपने वो मान लिया है ना, तो क्या पता वो सही ना हो, है ना फ्रेंड्स। यानी कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सच मान लेते हैं पर वो इसलिए मानते हैं क्योंकि उसे सभी ने माना हुआ है, ठीक है। हम अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम दूसरों के द्वारा चीज़ को मानेंगे को हम उसको मान लेंगे, ठीक है। फॉल्टी कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि दोषपूर्ण कारण और प्रभाव उन चीज़ों के बीच के कारण और प्रभाव के संबंध को दर्शाते हैं जो संबंधित नहीं है। यानी कि जो चीज़ें आपस में संबंधित है ही नहीं है उनके बीच में कारण और प्रभाव के संबंध को दर्शाना है। मान लीजिए कि कोई चीज़ आपस में संबंधित है ही नहीं है, ठीक है, किसी चीज़ का किसी से लेना देना है ही नहीं है, ठीक है, फिर भी उनके बीच जो कारण और प्रभाव है उसको दर्शाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये होता है। नेक्स्ट है मोरल इक्विवेलेंस, नैतिक समानता। असमान सी की चीज़ों की तुलना करना और इसे समान मानना, यानी कि जो चीज़ें असमान हैं उसकी आपस में तुलना करना फिर भी उनको एक समान मानना, ठीक है। असमान सी क्या चीज़ें हैं आपस में, यानी कि हम मान के चलते हैं कि एक तरफ यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, एक तरफ बैंकिंग एग्ज़ाम है, तो दोनों में क्या है, असमान है ना, क्योंकि बैंकिंग का सिलेबस कुछ और है, यूजीसी नेट का कुछ और है, पर फिर भी दोनों को आपस में तुलना करना, क्या देखना कि उसमें भी मैथ है थोड़ा सा, इसमें भी मैथ है, फिर भी दोनों को एक समान बनाने की कोशिश करना, एक समान मानने की कोशिश करना, ठीक है, वो होता है मॉरल इक्विवेलेंस या नैतिक समानता। इक्विवेकेशन यानी कि गोलमोल बात, विभिन्न अर्थों के साथ शब्द का प्रयोग करना, यानी कि जब आप किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो, जब किसी वाक्य में किसी चीज़ का इस्तेमाल हो चुका है पर उसके विभिन्न अर्थ निकल रहे हैं, यानी कि
एक शब्द के काफ़ी अर्थ निकल रहे हैं तो वो होता है इक्विवोकेशन, यानी कि गोल मोल बात हो जाती है ना। यानी कि एक शब्द है, आपको पता नहीं है, एक शब्द जो है, एक वाक्य में एक शब्द लिखा हुआ है तो आपको पता नहीं इसका मीनिंग है क्या, आप कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, जटिल प्रश्न। यह तब उत्पन्न होता है जब दो अलग अलग बिंदुओं के एक साथ जोड़ा जाता है और एक बयान में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि होता क्या है कि फ्रेंड्स देखिए, जब दो अलग अलग बिंदु हैं, यानी कि आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में दो क्वेश्चन को आपस में मिक्स करके डाल दिया जाए, ठीक है, तो आपको दोनों का एक ही बार में एक बयान में आंसर निकालना है, तो वो बनता है जटिल प्रश्न। हम कहते हैं ना कि यार इस बार एग्जाम में बहुत मुश्किल प्रश्न आए थे, क्यों? क्योंकि होता कुछ नहीं है, वो क्या करते हैं कि दो तीन प्रश्नों को इकट्ठा आपस में कर देते हैं जिसका आंसर निकालना मुश्किल हो जाता है। जैसे सेंटेंस वाले क्वेश्चन है ना, आपको एक क्वेश्चन डाल देते हैं, फिर आपको नीचे 4 सेंटेंस दे देते हैं, फिर आपको ऑप्शन आती है ABCD सही है, ABC सही है, AB सही है, या कोई सही नहीं है ना। तो उसमें क्या है, कन्फ्यूजन हो जाएगी, उसमें वो बन जाता है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है फॉल्स डिलेमा, यानी कि झूठी दुविधा। कई विकल्पों में से केवल 2 विकल्प देना। देखिए होता क्या है कि जैसे आपके सामने कोई सिचुएशन है, ठीक है, आपके सामने कोई ऐसी, मतलब कि ऐसा आपके सामने कोई वाक़या घटित हो रहा है जिसमें आप किसी दुविधा में फंस चुके हो, पर आप क्या करोगे, उस विकल्पों में से कोई 2 विकल्प को चुनोगे, ठीक है। मान लीजिए आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर में जाने के लिए, ठीक है, कोई चीज़ मिल नहीं रही है, ठीक है, कोई चीज़ मिल नहीं रही है। आपको ये पता है कि मैं यहाँ पे बस से जा सकता हूँ, मैं यहाँ से ट्रेन से जा सकता हूँ, मैं बाइक पे जा सकता हूँ, मैं उसमें जा सकता हूँ। तो आपके सामने ढेर सारे विकल्प हैं। आप ये देखोगे कि मैं यहाँ पे पहुँचूँगा कम से कम समय में और कम से कम पैसे में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कई विकल्पों में से सिर्फ 2 विकल्प को निकालोगे, उसे बोलते हैं फॉल्स डिलेमा। नेक्स्ट है बैगिंग द क्वेश्चन, यानी कि सवाल पूछना। ऐसे मामलों में जवाब शुरुआत में माना जाता है। देखिए इसमें क्या है कि जब सवाल पूछा जाता है तो ऐसे मामले में क्या होता है कि जो जवाब है वो शुरुआत में ही माना जाता है, ठीक है, जो इसमें जवाब है वो साथ साथ देना पड़ता है। कॉम्प्लेक्स कॉज क्या है, जटिल कारण। जब केवल एक कारक या घटना को जटिल घटना का कारण माना जाता है। देखिए है क्या कि जब एक कारक को, यानी कि हम किसी घटना को या किसी कारक को, ठीक है, किसी एक जटिल घटना का कारण मान लेते हैं, ठीक है, यानी कि रास्ते में हमने कोई एक्सीडेंट देख लिया, कुछ भी देख लिया, तो हमने ये सोचा कि हाँ यही कारण है, ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जटिल कारण, यानी कि एक चीज़ को एक जटिल घटना का कारण मान लेना। फॉल्स एनालॉजी, झूठी उपमा, यानी कि गैर समान चीज़ों की तुलना करना। अब देखिए जो चीज़ आपस में समान है ही नहीं है, फिर भी आपस में हम उसकी तुलना कर दें तो वो होगी फॉल्स एनालॉजी। फॉल्स अथॉरिटी, गलत प्राधिकरण। जब सलाह उस व्यक्ति द्वारा दी जाती है जो क्षेत्र में विशेषज्ञ नहीं है। फॉल्स अथॉरिटी क्या है, देखिए अब वो व्यक्ति आपको यूजीसी नेट कभी नहीं करवा सकता जिसको खुद यूजीसी के बारे में कुछ पता ही ना हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर आपको मैथ्स के टीचर किससे पढ़ना है तो आपको मैथ्स का टीचर ही पढ़ा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कोई और नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि आपको वह व्यक्ति सलाह देता है जिसको कुछ पता ही नहीं है, वो हो गया फॉल्स अथॉरिटी या गलत प्राधिकरण। हैस्टी जनरलाइजेशन, इनकी जल्दबाजी के सामान्यीकरण। अधूरी जानकारी से निष्कर्ष निकालना, ठीक है, वो होता है अगर आपके सामने कोई जानकारी अधूरी है, पूरी नहीं है, आप निष्कर्ष निकालते हो। आपने ये मान लिया कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम काफ़ी मुश्किल होता है, आपके सामने अधूरी जानकारी है। पूरी जानकारी क्या होगी कि अगर आप इसको अच्छे से करोगे, मेहनत से करोगे, आप अपने नोट्स बनाओगे, ये करोगे, तो आप इसमें सफलता पा सकते हो, ठीक है। वो है अधूरी जानकारी, ठीक है फ्रेंड्स। अधूरी जानकारी वैसे ही खतरनाक होती है, ठीक है। अगर हम अधूरी जानकारी से कोई निष्कर्ष निकालेंगे तो हम कभी भी किसी सही निष्कर्ष पर, ठीक है, पहुंच नहीं पाएंगे। प्लेसिंग ब्लेम एल्सवेयर, यानी कि अन्यत्र दोष देना। मुद्दे से बचने के लिए किसी और को दोष दे। देखिए इसमें क्या है कि जैसे जो मुद्दा है उससे बचने के लिए किसी और के ऊपर दोष दे, होता है ना ऐसे, जैसे खास करके कोई किसी सिचुएशन में जब फंस जाता है तो वो अपना दोष किसी और के सर पर डाल देता है, वो उस मुद्दे से बचना चाहता है, ठीक है, इसलिए वो उस किसी के ऊपर दोष देता है, ठीक है फ्रेंड्स। प्रीजुडिशियल लैंग्वेज, पक्षपाती भाषा, ये शब्द विकल्पों को अधिकता से परिणाम देता है। देखिए इसमें क्या है कि जब हम शब्द विकल्पों को, देखिए इसमें क्या है कि जब हमारे पास कुछ शब्द विकल्प है, ठीक है, हमारे पास कुछ वर्ड्स है पर हमें वो समझ में नहीं आ रहे, फिर उस वर्ड को
बोला जाता है कि जैसे प्राइवेट शब्द होते हैं ना, जैसे जल का क्या कहते हैं, नीर, पानी, जलज, ठीक है, ये इसके प्रकार हो गए ना। यानी कि आपके सामने कुछ भाषा तो रखी गई है, एक शब्द रखा गया है, पर उसका अलग अलग मीनिंग भी होते हैं, ठीक है, आपके सामने उसका विकल्प रखा जाता है। रेड हेरिंग, देखिए जब कोई व्यक्ति जो आरोपों का खंडन करता है तो पूछे गए प्रश्नों को अनदेखा कर देता है। अब देखिए कि किसी नेता से आप कोई क्वेश्चन पूछ लो, कोई आरोप हो, वो उसका खंडन कर देगा, तो आपके वो सवालों का जवाब ही नहीं देगा, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति दोष में होगा, जिसके ऊपर आरोप हो गए, वो उसका खंडन करेगा, वो सवालों से बचेगा। स्टैकिंग द डेक, देखिए इसमें क्या है, जब तर्क का एक पक्ष छूट जाता है, इसमें क्या है कि जब तर्क का एक पक्ष, यानी कि जब हम तर्क तो दे रहे हैं पर उसका एक पक्ष ही हमसे छूट गया है, ठीक है, हमने सिर्फ एक पक्ष को आधार मान के चले हैं। स्लिपरी स्लोप, ये लास्ट ही है, जब यह माना जाता है कि पहला कदम एक और कदम बढ़ाएगा तो इसे रोकना मुश्किल है। स्लिपरी स्लोप में क्या है कि जब पहला कदम आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है, तो जैसे हम किसी सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, फिर हम और सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते जा रहे हैं, तो उसे रोकना मुश्किल है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट बन जाएगा उसमें, ठीक है, तो आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाओगे। वो सही होगा गलत होगा ये तो बाद में पता चल जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि भाषा का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, कैसे किया जाता है, ठीक है। ये अपडेटेड लेक्चर है, तो इसको अंत तक पूरा देखें, ठीक है। देखिए, तर्क की वैधता या अवैधता निश्चित करने के लिए उनके तार्किक आकार को जानना आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए, तर्क की जो वैधता है, कोई तर्क जो किसी ने या हमने दिया है वो वैध है या अवैध है, ये निश्चित करने के लिए उसके तार्किक आकार को जानना जरूरी है। यानी कि अगर हमें किसी तर्क को जानना है कि वो सही है गलत है, हमें इसका आकार जानना चाहिए, वो किस आकार में है, ठीक है। तो तर्क को सही आकार में प्रस्तुत करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए कि किसी तर्क को बताना है, कोई तर्क देना है, तो उसके लिए भाषा का प्रयोग करना जरूरी है, ठीक है। बिना भाषा के आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे आप किसी से भी संचार कर सकते हो। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो आपको मैं बोल रहा हूँ वो भी भाषा है, जो लिखी हुई है ये भी भाषा है, ठीक है। तो बिना भाषा के आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए तर्क को प्रस्तुत करने के लिए भाषा बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो भाषा का अशुद्ध प्रयोग दोषपूर्ण तर्क की और प्रकट करता है। देखिए, भाषा का जो अशुद्ध प्रयोग है, ठीक है, यानी कि आप भाषा का प्रयोग तो कर रहे हो पर उसमें दोष है, वो सही नहीं है, ठीक है। जैसे आपको इंग्लिश नहीं आती, किसी को इंग्लिश नहीं आती, वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करे तो किसी से वो अच्छे से बात नहीं कर पाएगा। उसमें क्या है, उसमें दोषपूर्ण, उसमें क्या एरर आ जाएंगे, उसमें दोष आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम भाषा का प्रयोग सही ढंग से नहीं करते तो तर्क जो है वो हमारा दोषपूर्ण हो जाता है। किसी भाषा का प्रयोग केवल अपने विचारों को बताने के लिए ही नहीं बल्कि कुछ नया प्रकट करने के लिए भी होता है। अब देखिए, भाषा का प्रयोग सिर्फ हम अपने विचारों को बताने के लिए नहीं करते, हम कुछ नया प्रकट करने के लिए, अगर हमें देखिए किसी से बात करनी है, कोई विचार बताना है, वो तो हम बता सकते हैं। कुछ नई चीज़ बतानी है, कुछ नया एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए हम भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। भाषा के बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन प्रयोग करने वाले के द्वारा यह अवश्य विचार करना चाहिए कि उसका उद्देश्य क्या है। देखिए, होता क्या है कि भाषा के बहुत सारे प्रयोग हैं। भाषा को लिख सकते हो, भाषा को बोल सकते हो, ठीक है, कई भाषा में गाने बनते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भाषा के बहुत सारे प्रयोग हैं, पर आपका उद्देश्य क्या है, आप क्यों भाषा का प्रयोग कर रहे हो, ठीक है, वो स्पष्ट होना चाहिए। तो देखते हैं, भाषा के प्रयोग जो है मुख्यतः वो 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। पहला है सूचनात्मक यानी कि इंफॉर्मेटिव, दूसरा है भावबोधक यानी कि एक्सप्रेसिव, तीसरा है निर्देशात्मक यानी कि डायरेक्टिव। तो चलिए जानते हैं सूचनात्मक क्या है यानी कि इंफॉर्मेटिव क्या है। देखिए, भाषा का प्रथम उद्देश्य किसी को सूचना देना या उसका वर्णन करना है। यानी कि भाषा का प्रथम उद्देश्य क्या है, किसी को सूचना देना, ठीक है। जैसे मैं आपको सूचना दे रहा हूँ या आपको मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, ये सूचना हो गई ना। तो जैसे आप किसी को टेलीफोन करते हो, है ना, तो किसी को मिल के आप बात करते हो, आप सूचना दे रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये सूचना देना हम किसके ज़रिए करते हैं, भाषा के ज़रिए करते हैं। यानी कि जब हम फ़ोन पे बात करते हैं या हम किसी से मिल के
उसको कोई चीज़ बताते हैं तो वो होता है सूचना देना। ये किसके द्वारा होता है? ये होता है भाषा के द्वारा, ठीक है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उससे सत्य माने या असत्य, क्योंकि यह एक ही समय में दोनों नहीं हो सकते। अब देखिए, आपको जो सूचना दी जा रही है या आप किसी को सूचना दे रहे हो, ठीक है, सूचना तो भाषा के द्वारा दी जाती है, पर वो असत्य है या सत्य है ये आपको जानना ज़रूरी है, ये आप उसको मान सकते हो। क्योंकि भाषा का प्रयोग करके हमेशा ये नहीं होता कि जो भाषा का प्रयोग करता है वो सत्य ही बोलेगा, वो भाषा का प्रयोग करके झूठ भी बोल सकता है। तो आपको ये जानना होगा ये सत्य है या असत्य है, ठीक है। जैसे राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, दिन 24 घंटे का होता है, 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल दिए, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, दिन 24 घंटे का होता है, ठीक है, 2 और 2 4 होते हैं। उपरोक्त तो सभी कथन सूचनात्मक है और सत्य हैं। देखिए, ये तीनों कथन जो है सत्य भी हैं और सूचनात्मक भी हैं। इन कथनों का उद्देश्य केवल यह है कि सत्य क्या है, इनका उद्देश्य है कि सत्य है क्या, ठीक है। यानी कि हम जब भाषा का प्रयोग तब करते हैं जब हमें सूचना देनी होती है, ठीक है, तो उसे सूचनात्मक कहते हैं। नेक्स्ट है भाव बोधक, यानी कि एक्सप्रेसिव। सूचनाओं के बाद भाषा का दूसरा प्रयोग भाव या प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका मुख्यतः प्रयोग वक्ता की भावनाओं, विचारों और व्यवहार को प्रकट करने के लिए किया जाता है। यह हमारे सुख दुख को भी व्यक्त करता है। जैसे दृश्य कितना सुंदर है, बहुत बढ़िया, अत्यंत दुखद, ठीक है। देखिए, जैसे कहते हैं ना हम बहुत बढ़िया, तो भाषा का प्रयोग किया हमने बहुत बढ़िया, तो हमें मन से खुशी हो जाती है कि हाँ सही है। जैसे आपने कोई टेस्ट दिया, ठीक है, आपने कोई अच्छा काम किया, आपको किसी ने शाबाशी दी, कहा बहुत बढ़िया, तो आपको मन से एकदम से खुशी होगी कि उसने वो बोला है, पर आपके वो जो चेहरे के भाव जो है बदल रहे हैं। कोई आपको गालियाँ निकाल दे तो आपका चेहरा गुस्से से लाल हो जाएगा, आपको गुस्सा आ जाएगा, है ना, क्योंकि वो देखिए भाषा का प्रयोग करके आपको शाबाशी भी दे रहा है जिससे आप खुश हो रहे हो, भाषा का प्रयोग करके आपको वो गालियाँ दे रहा है जिससे आप गुस्सा हो रहे हो। तो इससे क्या है, ये हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम अपने भाव बता रहे हैं, ठीक है, ये चीज़। इस प्रकार के कथन भावनाओं या विचारों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। इस पर सत्यता या असत्यता का मापदंड लागू नहीं होता। जैसे आपको कोई बता दे, आपको कोई गालियाँ देने लगे तो आप एकदम गुस्से से हो जाओगे ना लाल, आप एकदम गुस्सा करने लगोगे, क्योंकि उसने आपको भाषा के माध्यम से कुछ कहा है, तो आपने अपने विचार प्रकट किए, ठीक है, तो उसे कहते हैं भाव बोधक। नेक्स्ट है निर्देशात्मक, यानी कि डायरेक्टिव। भाषा का प्रयोग वक्ता के द्वारा अन्य व्यक्ति को सलाह, आदेश या निर्देश देने के लिए भी किया जाता है। देखिए, जो भाषा का प्रयोग है वो वक्ता के द्वारा, वक्ता कौन होता है, वक्ता वो होता है जो आप भाषा का प्रयोग करके आपको कोई चीज़ें बता रहा है। अन्य व्यक्ति को सलाह दी जाती है, आदेश या निर्देश देने के लिए भी किया जाता है। दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? किसी को सलाह देना, ठीक है। तो सबसे मुश्किल काम क्या है? कि खुद उस सलाह पर अमल करना, ठीक है। सलाह देना सबसे आसान है, खुद उसी सलाह पर अमल करना सबसे दुनिया का कठिन काम है, ठीक है। तो है क्या, देखिए, व्यक्ति को जब हम सलाह देते हैं, आप किसी को सलाह देते हो ना, जैसे आप किसी से पूछो कि यार मैं कैसे टाइम टेबल बनाऊँ पढ़ने के लिए, आपको कहेगा अच्छा ऐसे करो, दिन में 1 घंटा निकालो, 2 घंटे निकालो, 3 घंटे पढ़ो, ऐसे करो, आपको सलाह दे रहा है वो, ठीक है। या आप किसी को आदेश या निर्देश देने के लिए भी कर सकते हो, किसी को ऑर्डर देना है, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री ने किसी को ऑर्डर दिया, ठीक है, ये काम ऐसे होना चाहिए, तो वो काम ऐसे हो जाता है। वो तो किसके द्वारा ऑर्डर दे रहे हैं? वो दे रहे हैं भाषा के द्वारा, ठीक है। प्रश्न पूछना भी भाषा का निर्देशात्मक उपयोग है, क्योंकि प्रश्नों का उत्तर भी जानना होता है। देखिए, प्रश्न पूछना भी भाषा का निर्देशात्मक उपयोग है। जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछे या आप किसी से प्रश्न पूछो, ठीक है, तो ये भी क्या है? ये निर्देशात्मक उपयोग है, ठीक है। देखिए, जैसे कृपया पुस्तक दीजिए, आपने किसी को रिक्वेस्ट की है, कृपया पुस्तक दीजिए, फिर सलाह दी है खूब मेहनत करो, ठीक है, खूब मेहनत करो, ये क्या है? सलाह है। तो इसमें क्या प्रयोग हो रहा है? भाषा का। तो कहने का सिंपल सा तात्पर्य, मतलब, अर्थ ये है कि भाषा का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हम किसी को, ठीक है, जब हम किसी को निर्देश देते हैं,
जब हम अपने भाव प्रकट करते हैं, जब हम किसी को सूचना देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे होता है भाषा का प्रयोग। ठीक है, सूचना, भावबोधक और निर्देशात्मक। भाषा दो तरह की होती है, लिखित और मौखिक, ये पता ही होगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल सा कहने का तात्पर्य ये है कि जो भाषा का प्रयोग है उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ऊपर दिए कथनों में कोई भी कथन सत्य या असत्य नहीं है, क्योंकि सत्यता या असत्यता का मापदंड कथनों के आधार पर लागू नहीं होता, बल्कि ये निर्भर करता है कि भाषा का प्रयोग किस प्रकार कर रहे हैं। देखिए, जो ऊपर कथन है वो सत्य या असत्य, हम इसका मापदंड कथनों के द्वारा नहीं कर सकते कि कोई हमें कह रहा है वो सही है। ठीक है, हम ये कैसे, ये किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है भाषा का प्रयोग किस प्रकार कर रहे हैं। आपको कोई सूचना दे रहा है, ठीक है, वो सत्य या असत्य आप ऐसे जान नहीं सकते, वो भाषा का प्रयोग किस प्रकार से कर रहा है। ठीक है, कोई आदमी आपसे सच बोले तो आपको पता चल जाएगा ना कि ये सच बोल रहा है। कोई आदमी झूठ बोल रहा है, आपको पता चल जाएगा झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके कहने का तरीका, उसके भाषा का प्रयोग का तरीका ही ऐसा होता है कि खुद ही पता चल जाता है कि वो सच बोल रहा है, झूठ। वास्तव वर्थ यानी कि कॉनोटेशंस एंड डेनोटेशन ऑफ टर्म। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं पहले बताता हूँ कि डेनोटेशन यानी कि वास्तव अर्थ क्या है। देखिए, किसी शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है डेनोटेशन या वास्तव अर्थ, यानी कि किसी शब्द का, उस शब्द का मतलब क्या है, उसका लिटरल मीनिंग क्या है, यानी कि उस शब्द का अर्थ क्या होता है, उसे कहते हैं डेनोटेशन। ठीक है, अब लक्षार्थ है यानी कि कनोटेशन क्या है। कनोटेशन कहता है कि उस शब्द के साथ जब हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं, यानी कि जैसे डेनोटेशन में, वास्तव अर्थ में जिस चीज़ का हमें अर्थ पता चला है क्या है, ठीक है, हमें यहाँ पे सिंपल अर्थ पता चलता है कि किसी शब्द का अर्थ क्या है, वो आता है डेनोटेशन में। लक्षार्थ यानी कि कनोटेशन में उस अर्थ के साथ हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं। देखिए, तर्कशास्त्र में मुख्य उद्देश्य यह होता है कि तर्क दोषों को पहचाना जाए। अब देखिए, जो तर्कशास्त्र है उसका मुख्य उद्देश्य है क्या, कि तर्क के दोषों को पहचानना, यानी कि जो हमने तर्क दिया है या जो हमें तर्क पता चला है उसमें कहीं पे क्या क्या गलतियां हैं। ये तर्क दोष कई कारणों से उत्पन्न होते हैं, अतः अनुमान की वैधता के लिए पदों का अर्थ होना स्पष्ट होना जरूरी है। अब देखिए, ये जो तर्क दोष है, यानी कि जो तर्क में जो एरर है, जो दोष है, वो कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है। जैसे अनुमान की वैधता के लिए, अब देखिए, जो अनुमान है, जो अनुमान लगाया है, उसकी वैधता के लिए क्या है, जो पदों का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, यानी कि जो, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आप देखिए कि जो अनुमान लगाया जाता है, ठीक है, अनुमान तभी सही होता है, सही सिद्ध तभी होता है कि जब तर्क दोष ना पाया जाए। अब देखिए, जो हम अनुमान की वैधता में जानिए कि अनुमान जो लगाया है वो कितना सही है, तो उसमें क्या होगा, जो पद है उसका जो अर्थ है वो स्पष्ट होना चाहिए। पदों के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए लक्षार्थ और वास्तवार्थ का जानना आवश्यक है। अब देखिए, अगर हमें पदों का अर्थ जानना है, यानी कि जिस पद पर जो तर्क दिया गया है उसको स्पष्ट करने के लिए, उसको अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हमें लक्षार्थ और वास्तवार्थ को जानना आवश्यक है। देखिए, डेनोटेशन यानी कि वास्तवार्थ का अर्थ क्या है, कि किसी चीज़ का अर्थ, जब किसी चीज़ का अर्थ हमें पता चलता है वो डेनोटेशन उसका मीनिंग होता है। अब उस जब अर्थ से हमारी भावनाएं जुड़ जाती हैं वो होता है कनोटेशन या लक्षार्थ। देखिए, कनोटेशन का आपको सिंपल सा मीनिंग बताता हूँ क्या है। देखिए, कई बार क्या होता है कि एक शब्द को होता क्या है कि किसी एक शब्द के लिए जब हम किसी भाव को दर्शाने के लिए इतना इस्तेमाल कर लेते हैं, इतना उसका यूज़ कर लेते हैं कि उसके साथ हमारी जो है भावनाएं या फीलिंग्स जो है वो जुड़ जाती हैं, जिसे कहते हैं कनोटेशन। यानी कि हम बार बार जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उस शब्द के साथ हमारी खुद की भावनाएं जुड़ जाती हैं, तो उस भावना को जुड़ना कहते हैं कनोटेशन यानी कि लक्षार्थ। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद देखिए सिंपल से शब्दों में आपको मैं ये कहूँ कि अगर किसी शब्द का आपको सांकेतिक अर्थ समझना है तो उस शब्द को अर्थ समझने में आपको आसानी होती है। यानी कि डेनोटेशन में, वास्तवार्थ में, जब आपको किसी चीज़ का मतलब बताया जाता है तो आपको सिर्फ उसका मतलब बताया जाता है। उस अर्थ को सही से जानने के लिए, उसको समझने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें पड़ती है लक्षार्थ यानी कि कनोटेशन की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था कनोटेशन। ठीक है।
किसी पद का लक्ष्यार्थ वह विशेषता है जो पद द्वारा उन वस्तुओं में पाई जाती है। यह उन व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों पर निर्भर होता है जो सामान्य गुणों के विषय में बताता है। देखिए उसमें क्या है कि जो किसी पद का जो लक्ष्यार्थ है, इसमें विशेषता क्या है कि जो पद द्वारा उन वस्तुओं में पाई जाती है। देखिए होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, उसके क्या क्या गुण हैं। ठीक है, हर एक व्यक्तियों में गुण होते हैं ना, कि कोई बहुत प्यार से बात करता है, कोई बहुत मेहनती है, कोई बहुत आलसी है। आलसी होना भी उसमें गुण है, मेहनती होना भी गुण है। कोई वस्तु कैसे कितनी बढ़िया है, कोई पुस्तक है जैसे कितनी बढ़िया है, कितनी घटिया है, वो भी उसके गुण हैं। ठीक है, तो ये इसके गुणों पर जो है वो निर्भर करेगा। तो क्या निर्भर करेगा? उसका लक्ष्यार्थ। ठीक है, जैसे धैर्य, मृत्यु, इसके अलावा जैसे ईमानदारी, मेहनत, ये ऐसे गुण हैं जो सभी व्यक्तियों में पाए जाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब देखिए धैर्य है, ठीक है, धैर्य है, मृत्यु है, वो सब में तो होता ही है। अब देखिए जो ईमानदारी, मेहनत है, ये ऐसे गुण हैं जो सभी व्यक्तियों में नहीं पाए जाते। ठीक है, अब इनको सभी व्यक्तियों में पाया जाना जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ लोग ईमानदार हैं, कुछ मेहनती हैं। ठीक है, तो कई व्यक्ति आलसी हैं, कई बेईमान हैं। तो यानी कि सभी व्यक्तियों में पाया नहीं जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किस में आएगा? ये आएगा लक्ष्यार्थ में। तो सिंपल सा ये मतलब है, डेनोटेशन आपको बताएगा। जैसे ईमानदारी है, ये क्या है? ये डेनोटेशन। ठीक है, यानी कि ईमानदारी, डेनोटेशन। अब इसका हम अगर इसको हम अगर बार बार इस्तेमाल करते हैं, ईमानदारी ईमानदारी, ठीक है, बार बार इस्तेमाल करते हैं, मेहनत को बार बार इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारी भावनाएं जुड़ जाएंगी। ठीक है, सिंपल शब्द को ना, ईमानदारी, वो है डेनोटेशन। उसी ईमानदारी से अगर आपकी भावनाएं जुड़ रही हैं, आपके अंदर जो फीलिंग्स आ रही हैं, वो किस में आएगा? लक्ष्यार्थ, यानी कि कनोटेशन में। ठीक है, लक्ष्यार्थ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिनिष्ठ लक्ष्यार्थ यानी कि सब्जेक्टिव कनोटेशन, वस्तुनिष्ठ लक्ष्यार्थ यानी कि सब्जेक्टिव कनोटेशन, पारंपरिक लक्ष्यार्थ यानी कि कन्वेंशनल कनोटेशन। अब देखिए व्यक्तिनिष्ठ लक्ष्यार्थ क्या है, यानी कि सब्जेक्टिव कनोटेशन। ये वह पद होते हैं जो समूहों या वर्गों में अलग अलग अर्थों में प्रयोग होते हैं, यानी कि ऐसे पदों का कोई निश्चित लक्ष्यार्थ नहीं होता। अब देखिए कौन से पद हैं व्यक्तिनिष्ठ, कौन से लक्ष्यार्थ हैं? ये ऐसे पद हैं जो समूहों या वर्गों में अलग अलग अर्थों में। अब देखिए जिन शब्दों का 2 या 2 से अधिक मीनिंग निकलता है, कुछ शब्द होते हैं ना ऐसे कि कुछ शब्दों का होता है या तो वो समूह में होंगे या वो कुछ अलग अलग होंगे। उनका क्या है कि एक ही शब्दों का अलग अलग रूप से क्या है वो मतलब निकलता है। तो उनका क्या होता है कि कोई भी लक्ष्यार्थ नहीं होता, इनकी उनका कोई भी लक्ष्य नहीं होता। जिस शब्द के देखिए कि एक से ज़्यादा मतलब निकल आए, तो उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं ना हुआ। जैसे मान के चलो कि आपका लक्ष्य कुछ, किसी इंसान का लक्ष्य है, वो कहेगा कि मैं आईएएस का एग्ज़ाम दूंगा, मैं यूपीएससी मैं उसका दूंगा, यूजीसी का दूंगा, मैं बैंक का दूंगा, मैं एसएससी दूंगा। उसका लक्ष्य है ही नहीं कुछ भी, क्योंकि उसने अगर अपना लक्ष्य साधा होगा कि मुझे यूजीसी नेट करना है तो मुझे यूजीसी नेट ही करना है, तो वो होता है लक्ष्य। अब देखिए है क्या, उसके वैसे ही 3-4 लक्ष्य है, तो वो तो इसमें आएगा नहीं। ऐसे होता है कि जिस शब्द के 2 या 2 से अधिक मीनिंग हो, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका कोई निश्चित लक्ष्यार्थ नहीं होता। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ लक्ष्यार्थ, यानी कि ऑब्जेक्टिव कॉनोटेशन, यानी कि ऐसे पद जिसका लक्ष्यार्थ जो सभी ज्ञात और अज्ञात गुणों के बारे में बताए, इसे वस्तुनिष्ठ लक्ष्यार्थ कहते हैं। यानी कि इसमें ऐसे पद कौन से हैं जिसका लक्ष्य क्या है कि सभी ज्ञात और अज्ञात गुण, यानी कि किसी वस्तु के जो गुण हमें पता है वो भी, जो नहीं पता है वो भी। जैसे हम इंसान की बात करें, हम किसी इंसान को देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, हमें उसके ज्ञात गुण हैं। अब वो ईमानदार है कि नहीं ये हमें नहीं पता। जब हम उससे मिलेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तब हमें उसके अज्ञात गुणों के बारे में पता चलता रहेगा। यानी कि ईमानदारी का हमें पहले नहीं पता था, सिर्फ मेहनत का पता था, बाद में हम उसके अज्ञात गुण का पता चला, तो वो किस में आएगा? वो वस्तुनिष्ठ लक्ष्यार्थ में। पारंपरिक लक्ष्यार्थ यानी कि कन्वेंशनल कॉनोटेशन, यह सामान्य गुणों का ऐसा समूह है जो सभी व्यक्तियों में पाया जाता है। अतः किसी पद का पारंपरिक लक्ष्यार्थ उस पद को परिभाषित करता है जो उसमें विद्यमान है। अब देखिए ये सामान्य गुणों का ऐसा समूह है, यानी कि ये आमतौर पर सभी में पाया जाता है। ठीक है, सामान्य गुण होते हैं ना कि सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं। ठीक है, किसी पद का पारंपरिक लक्ष्यार्थ उस पद को परिभाषित करता है जो उसमें विद्यमान है। लक्ष्यार्थ और वस्तुवर्ग दोनों आपस में इस प्रकार जुड़े हैं कि लक्ष्यार्थ के बढ़ने से वस्तुवर्ग में कमी आती है, उसी प्रकार इसके घटने से वस्तुवर्ग में कमी आती है। देखिए होता क्या है, लक्ष्यार्थ और वस्तुवर्ग आपस में दोनों जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर लक्ष्यार्थ बढ़ेगा, यानी कि अगर हमारी शब्दों की भावनाएं बढ़ेंगी तो वस्तुवर्ग में कमी आएगी। ठीक है, यानी कि अगर हमारे शब्दों से, हमारे जो शब्द हैं
उसमें हमारी जैसे शब्दों से भावनाएं जुड़ेंगी, तो उसमें अगर वो बढ़ेंगी तो वस्त्र में कमी आ जाएगी, अगर वो घटेगी तब भी इसमें कमी आ जाएगी। यानी कि लक्ष्यार्थ में चेंजेस होने से, ठीक है, किस में फ़र्क पड़ रहा है, वास्तव अर्थ में। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे इंग्लिश का एक एग्जांपल दूंगा। जैसे कोई चीज़ है चीप, कुछ है इनएक्सपेंसिव। अब देखिए, चीप का मतलब क्या होता है, सस्ता या घटिया। ठीक है, इनएक्सपेंसिव का मतलब होता है सस्ता। अब इसका चीप का मतलब होगा सस्ता ना, या घटिया। ये क्या है, ये डेनोटेशन है, यानी कि उसका मतलब है। अब चीप को हम कहते हैं ना कि चीप को जैसे हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किस शब्दों में यूज़ कर सकते हैं, वो होता है हमारा लक्ष्यार्थ है। ठीक है, सिंपल मीनिंग बताया तो डेनोटेशन यानी कि वस्तुवर्थ, अगर उससे भावनाएं जुड़ती हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो उसका किस में आएगा, लक्ष्यार्थ है, यानी कि कनोटेशन में। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके 3 पॉइंट है, आप इसको अच्छे से करना। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।